गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम आपसे फिर मिलते हैं 2 सालों के बाद। लास्ट ईयर हम वर्ल्ड हार्ट डे का फेसबुक लाइव नहीं कर पाए थे कोविड के पैंडमिक की वजह से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि फेसबुक लाइव पे इतने सारे क्वेश्चंस जो हमसे पूछे गए हैं हार्ट डिजीज़ रिलेटेड समस्याओं के बारे में, उसका हम जवाब दे सकें। मैं डॉक्टर हेमंत मदान, सीनियर कंसल्टेंट और डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल से हूँ, और मेरे साथ आज मेरी टीम में उपलब्ध हैं डॉक्टर रचित सक्सेना, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जरी नारायणा हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल, डॉक्टर रजनी शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी नारायणा हॉस्पिटल, और डॉक्टर नितिन राजपूत जो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जरी है हमारे हॉस्पिटल में। तो मेरा पहला सवाल जो है वो बच्चों की बीमारी से संबंधित है। डॉक्टर रचित, चूँकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बच्चों में हार्ट की बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं? जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों की बीमारियों में, बच्चों की जो दिल की बीमारी होती है उसके लक्षण बहुत भिन्न हो सकते हैं। जब बच्चा नवजात उम्र में है, पैदा होने के तुरंत बाद वाली जो उम्र होती है उसमें बच्चे का वजन ना बढ़ना, दूध पीने में परेशानी होना, पसीने पसीने होना, या रोते समय नाखून का नीला होना, या कभी कभी बेहोश होना, इस प्रकार के लक्षण जो हैं ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लक्षण हैं। यदि बीमारी इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती और बच्चा बड़ा होता है और उसके बाद बच्चा जो है सिम्टोमेटिक होता है, तो उस उम्र में जो आमूमन लक्षण देखे जाते हैं वो जल्दी जल्दी सर्दी ज़ुकाम होना, या जब बच्चा चलना फिरना दौड़ना भागना शुरू करता है उस समय बाकी बच्चों की तुलना में बच्चे की सांस अधिक फूलना या उतना तेज़ी से ना दौड़ भाग पाना, इस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। ज़रूरी ये है कि माता पिता इस सिम्टम्स को नज़रअंदाज ना करें और शीघ्र जो भी आसपास उपलब्ध है पीडियाट्रिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट, उनसे संपर्क करें, क्योंकि जो एग्जैक्ट बीमारी है उसका डायग्नोसिस एक डॉक्टर ही बना सकता है, लेकिन लक्षण पहचानने की जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की होती है। डॉक्टर रचित, हमने सोसाइटी में ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चों की जो हार्ट की बीमारी है उनको कार्डियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अभी लेट हो गए ऑपरेशन के लिए, तो या फिर दूसरे होते हैं जो बहुत छोटे बच्चे आते हैं उनमें कहते हैं नहीं अभी आपका टाइम नहीं हुआ। तो आप थोड़ा टाइमिंग के बारे में हमें समझाएं कि बच्चों की हार्ट की बीमारी में टाइमिंग का क्या रोल है और उचित इलाज टाइमिंग के अनुसार क्यों करवाना चाहिए? जी, बच्चों की हार्ट की बीमारी में इलाज करने का टाइमिंग जो है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि ऑपरेशन को जल्दी किया जाए तो थोड़ा सा ऑपरेशन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन साथ ही में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए और लंबे समय तक बगैर इलाज के छोड़ दिया जाए तो उसके दुष्प्रभाव हार्ट के ऊपर और बच्चे के पूरे शरीर के विकास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। इसीलिए हमको एक बीच का रास्ता, या जिसको कि हम मेडिकल भाषा में ऑप्टिमल टाइम बोलते हैं, वो ये एक ऑप्टिमल टाइम हमको चूज़ करना होता है जहाँ पे कि ऑपरेशन का रिस्क भी मिनिमम रहे और उस बीमारी से बच्चे के शरीर पे और बच्चे के दिल पे दुष्प्रभाव भी ना पड़ा हो। ये समय अलग अलग बीमारियों के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ दिल के छेद की बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका इलाज बच्चे के पैदा होते ही हो जाना चाहिए, नहीं तो वो लाइलाज हो जाती हैं। कुछ बीमारियां हालांकि ऐसी भी होती हैं जिसमें बच्चे को हम साल 6 महीने तक बड़ा होने का इंतज़ार कर सकते हैं और उसके बाद उसका इलाज किया जाए। लेकिन जो एक बॉटम लाइन है वो ये है कि सभी प्रकार के बच्चों के दिल की बीमारियों का इलाज बच्चे के स्कूल जाने की उम्र यानी कि 4-5 साल की उम्र के पहले हो जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर रचित, आपने बहुत अच्छे से बच्चों की बीमारियों के बारे में समझाया। एक और बहुत अहम सवाल आया है हमसे, वो है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन नामक एक बीमारी है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। तो हमारे साथ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर विवेक। डॉक्टर विवेक, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है और इसकी आजकल क्या क्या मोडालिटीज़ हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में? जी डॉक्टर हेमंत, एट्रियल फिब्रिलेशन एक बहुत ही कॉमन दिल की धड़कन की बीमारी है जिसमें कि दिल की गति तेज और अनियमित मतलब फास्ट और इर्रेगुलर हो जाती है
और इसके कई कारण होते हैं, पर ज़्यादातर जिन लोगों को शुगर की बीमारी या उच्च रक्तचाप होना, मोटापा या ज़्यादा अल्कोहल का सेवन, उम्र के साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी जो सबसे बड़ा खतरनाक दिक्कतें होती हैं उनमें से एक ये है कि इसके संग खून के थक्के दिल में बनने शुरू हो जाते हैं, जो उखड़ के बाद में लकवा या बाकी बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये धड़कन जो है दिल की मांसपेशी को भी कमज़ोर कर देती है। एक बहुत ही कंसर्निंग बात यह है कि इस धड़कन का कई लोगों को मालूम चलता है, पर कई लोगों को ये महसूस नहीं होती, एसिम्प्टोमेटिक रहती है। तो उसमें पर लकवे वगैरह का रिस्क उतनी ही रहती है जितने कि जिनको सिम्टम्स आते हैं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खास करके जो सिम्टम्स मैंने रिस्क फैक्टर्स बताए, या आप कोई भी जब किसी डॉक्टर्स के पास जाएं या किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें तो अपनी नब्ज़ ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि उसके सहारे इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। इसका इलाज आजकल काफ़ी अच्छा और बेहतरीन हो गया है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क हो क्लॉट बनने की, उनको खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, ताकि लकवे का रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा इसके लिए इसकी गति को ठीक और संतुलित रखने के लिए दवाइयाँ आती हैं, और अगर वो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं या फिर जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो पतले पतले बिजली के तार होते हैं जो हम जान से जैसे कि एंजियोग्राफी होती है उसी तरीके से अंदर ले जाते हैं और धड़कन जहाँ बन रही तो उसको जला देते हैं। इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, और ये काफ़ी कारगर इलाज है इसके लिए, एंड वेरी सेफ ऑल्सो। थैंक यू डॉक्टर विवेक। मेरा अगला सवाल ये भी एक फेसबुक के द्वारा ही हमसे पूछा गया है कि हार्ट अटैक की सिचुएशन में एक उचित इलाज क्या है। हमें मोटे मोटे तौर पे पता है कि हार्ट अटैक के मरीज़ों में या हार्ट के मरीज़ों में दो अलग अलग इलाज होते हैं। एक होता है स्टेंटिंग या एंजियोप्लास्टी, दूसरा है बाईपास सर्जरी। तो डॉक्टर रजनी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हार्ट अटैक की सिचुएशन में सही इलाज क्या है एक पेशेंट के लिए। जी डॉक्टर मदान, काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन बीमारी है आजकल कम्युनिटी में। जब हार्ट अटैक के मरीज़ चेस्ट पेन के साथ हमारे साथ इमरजेंसी में आते हैं, उनका ईसीजी देखकर हम लोग देखते हैं कि इसको मेजर अटैक हुआ है या माइनर कुछ चेंजेस आए हैं। वो देखने के बाद हमें तुरंत एंजियोग्राफी करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है अर्ली मैनेजमेंट के लिए हार्ट अटैक पेशेंट में। जब ऐसे हार्ट अटैक मरीजों की हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें दो तरह से जो है लीजन या ब्लॉकेज मिलते हैं। एक तो होती हैं ऑक्लूसिव, जो कि मेजर अटैक के टाइम होता है, और टोटल ऑक्लूसिव वालों में पूरी आर्टरी का ब्लड फ्लो 100% बंद हो जाता है क्लॉट से, और नीचे ब्लड सप्लाई मसल को बिल्कुल नहीं जा रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़रूरी होता है जल्दी से जल्दी उस नस को हम वहाँ से वो क्लॉट को हटाएं, खोलें, और ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर दिए होते हैं तो इमीडिएटली उसको खोल के हम लोग तार से बलून की मदद से थ्रोम्बस एक्सट्रैक्टिंग मशीन यूज़ करके कैथेटर को और वहाँ पे स्टेंट प्लेसमेंट कर देते हैं। ये बहुत ही जल्दी होने वाला उपाय होता है, और जितनी जल्दी आर्टरी का फ्लो आता है उतनी जल्दी मसल रिकवरी के चांस भी हमें बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे नॉन ऑक्लूसिव ब्लॉकेजेस होते हैं अटैक की सिचुएशन में, जो जनरली माइनर अटैक जिसको हम नॉन स्टेमी या अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, उस सिचुएशन में मिलते हैं जिसमें थोड़ा ब्लड फ्लो हमारी बाकी धमनी में नीचे जा रहा होता है, मसल सप्लाई हो रही होती है। अगर ऐसी नॉन ऑक्लूसिव है और लेफ्ट साइड की जो मेन आर्टरीज होती हैं LAD LCX या लेफ्ट मेन, उनमें ये ब्लॉकेजेस हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ है, पंपिंग भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में और क्रॉनिक डिजीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूज़ ब्लॉकेजेस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बाईपास के जो रिज़ल्ट होते हैं वे लॉन्ग टर्म ज़्यादा बेहतर माने गए हैं। तो अगर पेशेंट को मल्टी वेसल डिजीज़ निकलती है या लेफ़्ट साइड की दोनों मेन आर्टरीज़ हैं, लेफ़्ट मेन है, पंपिंग डैमेज है, तो उस सिचुएशन में और टोटल नॉन ऑक्लूसिव जो है बंद नहीं है, नॉन ऑक्लूसिव वाली ब्लॉकेज है, उसमें हम पेशेंट को 1-2 दिन पे जब ब्लड थिनर थोड़े लाइट हो जाते हैं उसके बाद बाईपास के लिए सेंड कर सकते हैं। तो दोनों ही उपाय जो हैं कारगर साबित होते हैं, पर हमें देखना होता है कितनी जल्दी हमें उस आर्टरी में ब्लड फ्लो लाना है। तो ऐसी सिचुएशन पे हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, पर जब जिन सिनेरियो में बाईपास होते हैं वहाँ पे भी हम स्टेंटिंग कर सकते हैं। तो मोर और लेस आजकल स्टेंटिंग जो है ज़्यादा बेहतर उभर के आया है अर्ली रिजल्ट्स और बेटर इम्प्रूवमेंट मसल की अर्ली सिचुएशन में लाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर रजनी। ये एक्चुअली आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि बाईपास सर्जरी से स्टेंटिंग आजकल लोग प्रेफर करते हैं।
तो अगला सवाल एक्चुअली लखनऊ से पूछा है मेरे से डॉक्टर रचित के लिए कि आजकल बाईपास के प्रति थोड़ी हेजिटेशन क्यों रहती है सोसाइटी में। तो मेरे को नहीं लगता कि कार्डियक सर्जन से कोई बेहतर इसको आंसर कर सकता है। तो डॉक्टर रचित, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये थोड़ी सी रिलक्टेंस क्यों रहती है बाईपास सर्जरी के प्रति। जी, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कार्डियक सर्जरी से संबंधित जन समुदाय में बहुत सारे मिथ्स यानी कि गलत धारणाएं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, और ये गलत धारणाओं के कारण वश ही कई दफ़ा मरीज़ों जिनको कि कार्डियक सर्जरी, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो या वॉल्व की सर्जरी हो, उनकी सलाह दी जाती है, बट फिर भी वो ऑपरेशन से डरते हैं। इसके जो मुख्य प्रचलित गलत धारणा है वो मेरे हिसाब से 3 है। सबसे पहली तो ये कि लोगों को लगता है कि ये एक बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है और हार्ट सर्जरी में रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि हकीकत ये है कि ये बिल्कुल एक गलत धारणा है, और यदि साइंटिफिक डेटा की बात करें तो आज की तारीख में जो इलेक्टिव कार्डियक सर्जरीज़ हैं उनका जो रिस्क होता है वो हार्डली 1 से 2% होता है, यानी कि 98% से ज़्यादा सर्जरी के पूरी तरह कामयाब होने के चांस होते हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिस्क बीमारी का है वो इलाज से कहीं ज़्यादा होता है। अगर आपको मैं बोलूँ कि हार्ट की सर्जरी का रिस्क 2% है, तो आपकी बीमारी जिसके लिए हम इलाज करना चाहते हैं उसका रिस्क उससे बहुत ज़्यादा है। इसलिए व्यक्ति को अगर घबराना है तो बीमारी से घबराना चाहिए, इलाज से घबराने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज़ जिससे लोग डरते हैं वो है दर्द, यानी कि पेन। लोगों को लगता है कि ये बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है और इससे बहुत दर्द होता है और उसको सहन करने में बहुत परेशानी होती है। ये भी एकदम गलत धारणा है, क्योंकि आज की तारीख में जो एनाल्जेसिक्स यानी कि पेन किलर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पोटेंट और इतने ज़्यादा सेफ हैं कि उनको उचित मात्रा में देने में व्यक्ति को दर्द का कोई एहसास ही नहीं होता और पूरे हार्ट का प्रोसीजर एक पेनलेस तरीके से किया जा सकता है। और तीसरा एक जो मिथ जन समुदाय में है वो ये है कि लोगों को लगता है कि हार्ट सर्जरी होने के बाद हम अपनी नॉर्मल जीवन शैली पे नहीं लौट सकते, हम अपना कामकाज नहीं कर सकते। ये भी गलत है, और इनफैक्ट हकीकत ये है कि जो कार्डियक सर्जरी का प्रोसीजर है उसको करने का जो मेन पर्पज़ है, जो मेन लॉजिक है, वो ये है कि आपकी जो गुणवत्ता है, आपकी जो स्टैमिना है उसको बढ़ाया जाए ताकि आप बेहतर काम कर सकें। और हार्ट सर्जरी करने के बाद सभी लोग, सभी व्यक्ति अपनी जो भी वो काम करते हैं, जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटी करते हैं, उसको ना ही कर सकते हैं बल्कि पहले से बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से आज की तारीख में करंट टेक्नोलॉजी और करंट जनरेशन में व्यक्ति को इलाज जो भी सजेस्ट किया गया उसको समय पे कराना चाहिए, और बीमारी से घबराएं, इलाज से ना घबराएं। थैंक यू डॉक्टर रचित, आपने बहुत विस्तार से कार्डियक सर्जरी के स्टेटस के बारे में हमें समझाया। एक बिजनौर से किसी ने लिखा है, वो ये पूछना चाहते हैं कि ये मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी क्या होती है। तो हमारी टीम में वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव डॉक्टर नितिन राजपूत, जो कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर राजपूत, आप बताएं कि मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी का क्या कॉन्सेप्ट है। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जैसे डॉक्टर रचित ने भी कहा कि करंट टेक्नोलॉजी और करंट मेडिकेशन के साथ पेन कम होता है, उसी तरीके से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसमें जो नए उपकरण आ गए हैं और नई मशीन्स आ गई हैं, उसके साथ साथ हार्ट सर्जरी करने का चीरा छोटा होता चला गया है। जैसे कि सबको मालूम है कि कन्वेंशनल तरीके से जो हार्ट सर्जरी की जाती है उसमें सीने के सामने एक 10 से 12 इंच का चीरा लगाया जाता है। उसके मुकाबले मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी, जिसे हम की होल हार्ट सर्जरी या फिर दूरबीन द्वारा छोटे चीरे से की जाने वाली हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, उस सर्जरी में सीने के सामने बड़ा चीरा न लगाकर चेस्ट के साइड में एक 2 से 3 इंच का छोटा चीरा लगाया जाता है, और हार्ट तक पहुंचने के लिए एक टेलीस्कोप या जिसे दूरबीन कैमरा कहते हैं उसकी मदद ली जाती है, और कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हार्ट की सर्जरी की जाती है। ये हार्ट की सर्जरी बहुत सारे विभिन्न बीमारियों के लिए की जा सकती है। जैसे नसों में ब्लॉकेज अगर है और उसको बाईपास सर्जरी एडवाइस हो गई है तो छोटे चीरे से बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। यदि किसी का वैल्व बदलने की ज़रूरत है तो वैल्व सर्जरी भी छोटे चीरे से की जा सकती है। इसके साथ साथ थोड़ी उम्र के बच्चे, जैसे कि 4 से 5 साल के बच्चे जिनके दिल में छेद है, उनको भी बड़ा चीरा लगा के हार्ट सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। उनके चीरे को या तो छोटे चीरे से या फिर
टोटल एंडोस्कोपिक, जिसमें कि जिस प्रकार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कोई चीरा, बड़ा चीरा नहीं लगता है, उसी तरह से टोटल एंडोस्कोपिकली हम हार्ट के छेद को बंद कर सकते हैं। ये सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि चीरा छोटा होने के कारण दर्द कम होता है, हॉस्पिटल में कम दिन रुकने की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ चूँकि हीलिंग टाइम कम हो जाता है, इसमें हम कोई हड्डी नहीं काटते हैं, इसलिए इसका रिहैबिलिटेशन या जिसको कहें कि रिकवरी टाइम, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी में 2 से 3 महीने का हो सकता है, मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी में यह पीरियड 2 से 3 हफ्ते का हो सकता है। इससे बच्चे अपने स्कूल जल्दी वापस जा सकते हैं और बड़े अपनी रूटीन लाइफ में या अपने काम पर 2-3 हफ्ते में वापस जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर नितिन, आपने बहुत अच्छे से मिनिमली इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के बारे में समझाया। हार्ट अटैक के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हार्ट के पंपिंग फेलियर से रह जाते हैं, जिनको हमारी भाषा में लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन या हार्ट फेलियर कहते हैं। आजकल नए नए डिवाइसेस उसके ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध हैं। तो मेरा अगला सवाल डॉक्टर विवेक से है कि ये हार्ट फेलियर के लिए डिवाइसेस क्या चीज़ होती है, इनको ये कैसे पेशेंट्स में यूज़फुल होते हैं? जी, तो जिन लोगों को हार्ट अटैक के बाद में या किसी और कारणवश दिल की मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है, हार्ट अटैक में ये कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि दिल का एक टुकड़ा मर जाता है, जिसकी जगह पर अब एक स्कार या फिर खुरंट बन जाता है। तो इस वजह से इन लोगों में जहाँ खुरंट बनता है वहाँ बिजली की शॉर्ट सर्किटिंग होकर बहुत तेज़ और ख़तरनाक किस्म की धड़कनें बन सकती हैं, जो कि जानलेवा साबित होती हैं। तो इसके लिए जैसे कि आपने कई बार किसी पिक्चर में या एड में कभी देखा हो कि बाहर से झटका देके दिल की धड़कन को ठीक किया जा सकता है, उसी तरीके से आधुनिक टेक्नोलॉजी में आजकल उस मशीन को छोटा करके कॉलर बोन के नीचे फिट करके एक नस यहाँ से दिल के अंदर जाती है, तो वहाँ तार फिट करके रख दिया जाता है। और फिर ये जो उपकरण है, ये जो ICD कहलाता है, जो ये हमारे अंदर की हार्ट बीट को मॉनिटर करता रहता है, और अगर धड़कन बहुत तेज़ खतरनाक वाली होती है तो उसको झटका देकर हमारी जान को बचा लेता है। इसके अलावा जब हार्ट का फंक्शन कम होता है, मसल कमज़ोर पड़ जाती है, तो कई बार उसमें जो तार दोनों तरफ दिल के जा रहे हैं उनमें से एक तरफ की तार की कमज़ोरी आ जाती है, जिससे कि दिल का हार्ट का जो कि पंपिंग फंक्शन है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता। तो जो हार्ट ऐसे चलना चाहिए उसकी जगह पर वो एक पार्ट थोड़ा लेट आने लगता है। तो उसके लिए आजकल नए किस्म के पेस मेकर आ गए हैं, जिसमें कि हम अंदर उसी पद्धति से अंदर तार ले जाकर उस जहाँ जिस तरफ का तार कमज़ोर हो गया उस तरफ एक तार फिट कर देते हैं, और फिर मशीन को ऑन करने के बाद में हार्ट की पंपिंग जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, जिससे कि हार्ट का फंक्शन बढ़ जाता है। और इसके अलावा इससे जो कुछ लोगों के जिनके पंपिंग फंक्शन कम होने की वजह से जान चली जा रही थी या फिर बार बार हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इसको CRT कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर विवेक। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो अलवर से है। डॉक्टर रजनी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये 2 रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक तो है कि एक 55 ईयर ऑफ एज में आइडियल BP किसको माना जाए, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि कौन सा ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बेटर है, मर्क्यूरी वाला बेटर है या डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट बेटर है? जी डॉक्टर मदान, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत कॉमनली आई थिंक हमसे रोज़मर्रा हमारे पेशेंट पूछते हैं। तो पहले क्वेश्चन का मैं जवाब देते हुए बताऊंगी कि जैसे कहा कि 55 साल की उम्र में क्या BP है जो ऑप्टिमल माना जाएगा। तो अगर हम ब्लड प्रेशर के रेंज के हिसाब से जाएं तो एज सच किसी एज के लिए पर्टिकुलर ऑप्टिमल BP एज द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। जो डाटा इतने स्टडीज़ होके डाटा आया है उसमें अब ऐसा माना जाता है कि ब्लड प्रेशर 120 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 या उसके बराबर या उससे कम ही ऑप्टिमल माना जाता है। अगर हमारी रीडिंग्स ऊपर वाला 120 से ऊपर है, नीचे वाला 80 के ऊपर जा रहा है, तो इसको हम जो है प्री हाइपरटेंशन या अगर अमेरिकन गाइडलाइंस के हिसाब से देखें तो अधिक BP में माना जाता है। अब फिर उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होता है कि अधिक BP तो है, हम कब ट्रीट करें ऐसे BP को। तो जब जनरली अगर पेशेंट में कोई और कोमॉर्बिडिटी या कुछ और रिस्क फैक्टर नहीं है हार्ट डिजीज़ होने के,
तो 140 और नीचे वाला 90 से अधिक हो या उसके बराबर परसेंट रह रहा हो तो हमें मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और ऑप्टिमल बीपी हमारा उसको मेडिकेशन के साथ तभी माना जाता है अगर हम उसको 130 तक ला सकें और नीचे वाले को कम से कम 85 के अंदर ला सकें तो उसको हम ऑप्टिमल मैनेजमेंट मानते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को यही साथ में किडनी की प्रॉब्लम भी है या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो हमें और थोड़ा लोअर लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उन पेशेंट्स के हम एंड ऑर्गन डैमेज या और डैमेज उनके ऑर्गन्स को ना होने दें, स्ट्रोक वगैरह उनमें ना हो। हाँ, लेकिन अगर उम्र अधिक है जैसे कि 65 ईयर से अबव है हमारे, चाहे मेल पेशेंट या फीमेल, उनमें उनके जो बीपी को सहन डाउन होने की क्षमता है वो इतनी एडजस्ट नहीं कर पाती है बॉडी, उनके केस में हम बीपी का मेडिकेशन के साथ टारगेट जो है 140 और 90 तक रख सकते हैं। डिजिटल बीपी और मर्क्यूरी वाले के बारे में जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं ये कहूँगी कि आजकल मार्केट में इतनी सारे मेडिकल उपकरण उपलब्ध हैं, हर उपकरण की कुछ ना कुछ अपने स्टैंडर्ड कैलिब्रेशंस और रेंज होती है। मोटे मोटे आधार पे जो हम मैनुअली नापते हैं, एक तो जो मर्करी वाले से जो कि पहले होता था, आजकल मर्करी वाला बीपी से नापना भी काफ़ी कम हो गया है, इसको हेल्थ हैज़र्ड में लेते हैं मर्करी से मापने को। तो अब एंड्रॉयड बीपी चलता है जिसको हम मैनुअली नापते हैं, वो जो है थोड़ा सटीक माना जाता है बीपी नापने के लिए। और जो डिजिटल हैं उनमें हर कंपनी के आधार पे 5 से 10% की रेंज में प्लस या माइनस बीपी आ सकता है। तो अगर रेंज हमारी डिजिटल में प्लस माइनस बहुत क्रॉस कर रही है, मान लीजिए बीपी 160-70 दिखा रहा है, तो डेफिनेटली हमें एग्जैक्ट बीपी एक बार एन्यूरॉइड या मर्करी से चेक कराना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ क्या हैं। और आजकल कोई भी डिस्कशन किसी भी बीमारी का एक किस्म से इनकम्प्लीट रहता है अगर हम कोविड का इफ़ेक्ट उस ऑर्गन के ऊपर ना डिस्कस करें। तो फाइनल पार्ट हमारे जो डिस्कशन का है वो ये है कि कोविड का हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है और इससे कैसे डील किया जा सकता है। तो मैं डॉक्टर रजनी से दोबारा पूछना चाहूँगा कि कोविड का संक्षिप्त में बताइए कि हार्ट के ऊपर क्या असर पड़ता है और इसको हम आगे कैसे डील करें। जी, जैसे जाना गया है कि कोविड मोस्ट कॉमनली जो मेन ऑर्गन डैमेज करता है वो लंग्स हैं, उसके मेन फीचर तो आते हैं, बट बीइंग वेरी क्लोजली रिलेटेड विद लंग्स जो सेकंड ऑर्गन है वो है हार्ट, उसकी धमनियाँ भी हार्ट से कनेक्टेड होती हैं। तो लाजमी है कि हार्ट के ऊपर डायरेक्ट या सेकेंडरी नुकसान होना कोविड से बहुत कॉमनली देखा गया है। एक तो बॉडी में कॉमन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम जो एक क्रॉनिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन कोविड से पैदा होती है, उससे हमारी बॉडी के जो कोएगुलेशन प्रोफाइल है, जो खून पतला या गाढ़ा करने की क्षमता है, उसमें जो गाढ़ा करने वाले फैक्टर्स हैं वो डिरेंज होके और क्लॉटिंग क्षमता बहुत बढ़ जाती है ब्लड की, जिससे कि हमने क्लॉटिंग कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली कोविड पेशेंट में देखे हैं, जैसे कि एक्यूट ब्रेन स्ट्रोक होना, एक्यूट हार्ट अटैक हो जाना, लिम्ब वेसल्स में पैर की हाथ की नस में आर्टरी या वेन में क्लॉट बन जाना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये सब बहुत कॉमनली हमने देखा है। तो जनरली जिनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ हुई है उनके मैनेजमेंट में हमने 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक स्ट्रॉन्ग एंटीकोगुलेशन मेडिकेशंस का यूज़ किया है ताकि इस कॉम्प्लिकेशन को हटा सकें। दूसरा जो देखा है, डायरेक्ट कोविड 19 जो वायरस है इटसेल्फ मायोकार्डाइटिस करता है, कार्डियक मसल डैमेज करता है, उससे पंपिंग डैमेज देखा गया। तो हमें एलवी डिस्फंक्शन की डिवाइसेस और मेडिकेशन इन सब का भी उपयोग करना पड़ा है पोस्ट कोविड स्टेटस में पेशेंट को ट्रीट करते टाइम। और जैसे कि हमने सुना पेशेंट को कोविड रिलीव हो चुका था, ठीक हो चुका था, लेकिन सडन डेथ हो गई है घर के ऊपर, घर गया और उसके बाद कोई मेडिकेशन नहीं थी बट सडनली कोलैप्स्ड। तो ऐसे में उनके जो करंट सिस्टम है हार्ट का, उनमें वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फिब्रिलेशन से सडन डेथ भी कोविड के ज़रिए देखी गई है। और इवन कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जैसी सिचुएशन जिसमें कि पेसमेकर हमने डाले हैं पोस्ट कोविड में, ये सब काफ़ी कॉमनली हार्ट प्रॉब्लम्स हमने मैनेज की हैं। थैंक यू डॉक्टर रजनी। और आपके जो लास्ट पार्ट ऑफ आंसर है उसी से हमारा नेक्स्ट सवाल रिलेटेड है। ये मुरादाबाद से पूछा है, डॉक्टर विवेक को मैं पूछना चाहूँगा कि ये कोविड में दिल की धड़कन तेज़ होना और स्लो होना ये दोनों क्यों होता है, तो इसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से समझाएं। जी, तो कोविड जैसे कि डॉक्टर रजनी ने समझाया, ये दिल की
मसल को, दिल की नर्व्स को, इसके अलावा जो हमारे एक ब्रेन और हार्ट के बीच की जो कनेक्शन है एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उन सबको काफ़ी अंदर तक ये अफेक्ट कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि सीवियर कोविड में ही हो, कई बार कुछ लोगों को माइल्ड कोविड के बाद में भी दिल की गति बहुत तेज़ या कम या बहुत जल्दी चेंज होना अक्सर देखा जाता है। ये बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये होता है, और यही कारण है कि बहुत सारे और गंभीर किस्म की धड़कनें भी इसमें देखी जाती हैं। पर अक्सर ये देखा गया है कि लोगों की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई या फिर कुछ लोगों की धड़कन कम भी देखी गई है। इसके अलावा जो आजकल एक बहुत ही चिंता का जब विषय बना हुआ है और कई ऐसे लोग कंसल्ट करने आते हैं कि धड़कन बहुत कम दिख रही है पल्स ऑक्सीमीटर में, तो लोग घबरा जाते हैं और कंसल्ट करते हैं। तो बता दूं कि जो पल्स ऑक्सीमीटर ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और ये बीट बाय बीट हार्ट रेट को कैलकुलेट करता है। तो इसमें अगर आपने ठीक से इसको नहीं यूज़ किया है या आपने बिना 15-20 सेकंड वेट किए आपने ले लिया या आपका हाथ हिल रहा है या हाथ गीला था, तो ये गलत रीडिंग दे सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा बीट्स बन रही हैं जो कि अक्सर देखी जाती हैं, तो भी ये आपकी हार्ट रेट को एबनॉर्मली लो दिखाएगा। इसका ये कैसे पता करें कि ये सिग्निफिकेंट या गंभीर है कि नहीं है? तो ज़्यादातर दिल की धड़कनों की जो दिक्कतें हैं अगर ये गंभीर जब होती हैं तो इनसे सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी आ जाना या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और बहुत ज़्यादा वीकनेस, फटीग महसूस करना। तो ये सब सिम्टम्स अगर हैं और हार्ट बीट कम या ज़्यादा आ रही है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से फ़ौरन कांटेक्ट करें और अपना ECG ज़रूर करवाइए। अगर ये सब नहीं है तो ऑक्सीमीटर को यूज़ करने के बाद में थोड़ा सा चुस्त तरीके से चहलकदमी करके फिर दोबारा से देखिए। ज़्यादातर लोगों में से हार्ट रेट बढ़ जाएगा और उससे उनको आश्वासन भी मिल जाएगा। थैंक यू डॉक्टर विवेक। अब आगे मेरा ये शायद लास्ट सवाल है, ये भी हल्द्वानी से पूछा है कि अगर आगे जाके सर्दियों का सीज़न शुरू हो रहा है तो लोग अक्सर इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन लेते हैं, तो इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन कोविड के पैंडेमिक के दौरान देनी चाहिए, हार्ट पेशेंट्स को देनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा आप ब्रीफली बताएं। जी, तो ये इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन था क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन के लिए ज़रूर बोलते हैं, खास करके जो वृद्ध लोग हैं या फिर जिनको कि बाकी दिल की या फेफड़े की बीमारियां हैं, इनको इन्फ्लुएंज़ा का वैक्सीन लगना ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लुएंज़ा होने से इन लोगों में आकस्मिक मृत्यु, हार्ट फेलियर जैसे चीज़ें, गंभीर चीज़ें हो सकती हैं। तो अब अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी आ गई है कि इन्फ्लुएंज़ा और कोविड की वैक्सीन इकट्ठे लगवाई जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू डॉक्टर विवेक, थैंक यू डॉक्टर रचित, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर रजनी इस फेसबुक लाइव के लिए, और आपके फीडबैक, आपके सुझावों के लिए हम हमेशा रेडी रहेंगे। आगे हॉलीडे सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, तो आप लोग सेफ़ रहें, आप लोग सिक्योर रहें और अपने वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग फेसबुक लाइव।